अभिभाषण, सत्र और सियासत। नमस्कार, बात मुद्दे की भी आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र शुरू हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही आगामी रोड मैप क्या है उसका भी जिक्र अपने अभिभाषण में किया। दूसरी तरफ विपक्ष ने अपने तेवर पहले ही दिन दिखा दिए कि वो सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने अपना विरोध जताया। कांग्रेस के कई विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचे। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कांग्रेस के 15 महीने के शासनकाल पर सवाल खड़े करते हुए निशाना साधा। उसका कहना है कि कांग्रेस नौटंकी कर रही है। वहीं उपाध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर भी अभी रार जारी है। आज हम बात करेंगे इसी से जुड़े तमाम मुद्दों पर, लेकिन उससे पहले इसी पर ये रिपोर्ट। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही सरकार के कार्यों की तारीफ की। अभिभाषण में क्या कुछ रहे खास बिंदु, एक नजर डालते हैं। सरकार ने विषम परिस्थितियों में संभाला था कार्यभार। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में एमपी देश में अव्वल रहा। कोविड-19 के टीकाकरण के दोनों चरणों में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य रहा। 8000 करोड़ की जमीन माफियाओं से मुक्त कराई। 2000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण। सहकारी बैंकों को दिए 800 करोड़। ओंकारेश्वर में विश्व की सबसे बड़ी बिजली योजना का सर्वे। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत तकरीबन 37 लाख बेटियां हुई लाभान्वित। सरकार किसानों को बिना ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा रही है। सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो बढ़ती हुई महंगाई के साथ ही तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। हालांकि कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण की निंदा की। क्या कहना है कांग्रेस का, सुनते हैं। आज मुझे राज्यपाल पर दया आती है कि उनको ऐसा भाषण पढ़ना पड़ा जो मीडिया के लिए है, प्रदेश के लिए नहीं है। आप गिनेंगे कितनी चीजें प्रस्तावित हैं। इन्होंने 15 साल में 15,000 प्रस्तावित योजनाएं करी हैं, कोई उनका नाम निशान नहीं। तब उन्होंने कहा कि इतना इन्होंने एलोकेशन किया है, ये एलोकेशन का कोई मतलब नहीं। 5.5 करोड़ लोगों को हमने राशन मुहैया कराया। यानी 5.5 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। साल के पूरे अभिभाषण को अगर हम सही दिशा में, सही दृष्टि में देखें तो बहुत सी बातें ऐसी सामने आई जिससे कि 15 साल के इनका वास्तविक चेहरा, जैसे माफियाओं को लेकर बात कही कि हमने ये आयाम पैदा किए ना, 15 साल माफिया पनपाया आप ही ने। ये 15 साल की सरकार के फेलिवर का राज्यपाल जी का अभिभाषण था। किसान, महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष शिवराज सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। बजट सत्र के पहले दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी साइकिल से विधानसभा तक पहुंचे। इसे बीजेपी ने नौटंकी करार दिया। मैं कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देना चाहता हूं, वो सही मायने में यदि विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आज इस बात की घोषणा करें कि वो परमानेंट रूप से साइकिल पर घूमेंगे। कमलनाथ जी 20 फीट से ज्यादा साइकिल नहीं चला सकते। ये नाटक नौटंकी करने से राजनीति नहीं चलती। पहले हवाई जहाज में नहीं घूमते तो कमलनाथ जी आज आपको साइकिल पर घूमने की स्थिति नहीं बनती। कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के माननीय विधायकों के द्वारा जो साइकिल रैली की बात की जा रही है, उनसे आग्रह है कि वो राजस्थान में जाके साइकिल चलाएं। देश में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल अगर कहीं पर है तो वो राजस्थान पर है। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, और इसलिए चलाना है तो वहाँ जाके चलाएं। ये सिर्फ विरोध करना है, बस इसलिए ये साइकिल यात्रा है। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर भी सियासी गहमागहमी सामने आई।
हालांकि बीजेपी ने अध्यक्ष पद के लिए रीवा के देवतालाब विधानसभा से विधायक गिरीश गौतम को आगे किया। विंध्य से किसी चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग लगातार उठ रही थी। ऐसे में बीजेपी ने अनुभवी गिरीश गौतम के नाम पर मुहर लगाई। उधर उपाध्यक्ष पद को लेकर फिलहाल स्थिति साफ नहीं हुई, जबकि बीजेपी कांग्रेस की परंपरा का हवाला देते हुए ये पद भी अपने पास रखने की बात कह रही है। अनुभव को भूल गया, उनका जो अनुभव था स्वयं ने आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। कमलनाथ जी की सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि अपोजिशन के व्यक्ति को विपक्ष का पद नहीं दिया गया है। अब कमलनाथ जी अपने किए कर्मों का फल भुगते। 22 फरवरी से 26 मार्च तक चलेगा मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र। 33 दिवसीय इस सत्र में सदन की कुल 23 बैठकें होंगी। इस दौरान आगामी वित्तीय वर्ष 2021 और 2022 का बजट 2 मार्च को पेश होगा। सत्र को लेकर जिस तरह की विपक्ष ने तैयारी की है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि ये सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। अभिभाषण सत्र और सियासत। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज पहले दिन जो कुछ हुआ पूरी रिपोर्ट में आपने जाना। और एक तरफ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, आगे का रोड मैप किस तरह से होगा वो बताया। दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने पहले ही दिन सरकार को घेरने को लेकर साइकिल यात्रा पर निकले और विधानसभा पहुंचे। आज हम इसी से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें, सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराना चाहूँगा, तारुफ कराना चाहूँगा। 2 मेहमान अभी हमारे टीवी स्क्रीन पर हैं। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। सूर्यकांत जी, आपका स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ में हैं धैर्यवर्धन शर्मा साहब, बीजेपी प्रवक्ता नेता। धैर्यवर्धन जी, आपका भी स्वागत है। धैर्यवर्धन जी, आवाज पहुंच रही है हमारी? मैं आपका भी स्वागत करता हूं धैर्यवर्धन जी। और सबसे पहले आपके पास ही मैं आता हूं। आज जिस तरह से सत्र की शुरुआत हुई, लंबा समय हो गया जब इस तरह से सत्र आहूत नहीं हो सका कोरोना के चलते, लेकिन बजट सत्र है, बड़ा सत्र है, 26 मार्च तक चलना है, 23 बैठकें होना है। पहले ही दिन जिस तरह से राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, और जाहिर सी बात है इस अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां होती हैं, सरकार के आगे का विज़न होता है, और वो अभिभाषण राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सदन में रखा। इसके बाद जिस तरह से कांग्रेस ने कहा या फिर नेता प्रतिपक्ष पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि अभिभाषण में, राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ नहीं है, ये मीडिया के लिए अभिभाषण है, जनता के लिए इसमें कुछ नहीं है, सवाल खड़े किए। क्या कहेंगे? सब कुछ लुटा बैठे कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगे तो और क्या उम्मीद करते हैं हम और आप लोग? ऐसा ही कहेंगे। वैसे भी खिसियाने हुए सारे सरकार से, अपनी गलती से वो सरकार गवा बैठे और फिर लाख जतन करने के बावजूद भी सरकार को वापस नहीं ला पाए। जुबान पर तमाम जहरीली बातों के बावजूद भी जनता ने इनको स्वीकार कर दिया, इनकी बातों का अनसुना कर दिया। एक बार फिर उन सब लोगों को कुछ हटा करके भेज दिया जिनकी बदौलत शिवराज सिंह सरकार बनी है। तो मुझे लग रहा है कि कोरोना काल में जो मध्य प्रदेश पर संकट आया था, जिस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था थी, जिस प्रकार के हालात बिगड़े मध्य प्रदेश देश, अब लॉकडाउन का अर्थ होता तालाबंदी हटाएगा कि जो जहां है वो वहां था, चाहे अर्थव्यवस्था हो चाहे व्यक्ति हो। ऐसी अवस्था में बहुत कोई चमत्कारिक और लोक लेकिन धैर्यवर्धन जी, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, खाद्य वस्तुओं के बढ़ रहे हैं, और उसको लेकर पहले दिन ही कांग्रेस ने दिखा दिया कि पूरे सत्र के दौरान वो इसको लेकर
सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, पहले दिन ही साइकिल पर पहुंचे विरोध स्वरूप। देखिए, कांग्रेस के नेता साइकिल की सवारी कर एक ही सवारी करें, बेहतर हो कि वो जनता के दिलों में सवारी करें, क्योंकि अगर जनता के हृदय तक जाएंगे तो उनका भी कल्याण होगा और उनकी पार्टी कांग्रेस का भी भला होगा। अब ये नौटंकियां करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपने देखा कि कांग्रेस ने भी 2 दिन पहले बंद का आह्वान किया था मध्य प्रदेश में, और कैसी भद्द पिटी उनके आह्वान की, जनता उनके साथ खड़ी नहीं थी। अर्थात जनता ने ये मान लिया है भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर जनता की भावनाओं के खिलाफ नहीं जा सकती। कांग्रेस लगातार षड्यंत्र कर रही है। हर्षवर्धन जी, यहाँ एक बात और बता दीजिए, कर रही है। एक बात और बता दीजिए कि जब प्रदेश में 50 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ था तो आपके दल के नेता साइकिल पर निकले थे, वो क्या दिलों पर राज करने के लिए निकले थे या फिर पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर निकले थे? भाई साहब, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं जी। आज देश में कोरोना के कारण से कमर टूटी हुई अर्थव्यवस्था की जी। हालात इतने खराब थे कि लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या खराब कल्पनाएं कर ली थी, पर सरकार के सही निर्णय, जनता का सरकार में भरोसा, किसानों और व्यापारियों का अपने पैरों पर खड़े होने का संकल्प, इसके परिणाम स्वरूप आज धीरे धीरे हम वापस ट्रैक पर आ रहे हैं। तो आज के हालात बिल्कुल अलग है, लुटा रही हालात अलग है। धर्मेंद्र शर्मा साहब कह रहे हैं, और इसीलिए पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के रेट्स बढ़ रहे हैं। मुझे पूरी बात चलें दीजिए, मैं दोबारा आ जाता हूँ धर्मेंद्र जी, दोबारा आ जाता हूँ और बारी बारी से सारे मेहमानों की बात आ जाए, फिर दूसरे राउंड में आपके पास में आता हूँ। अपनी बात रखिए। फिरोज सिद्दीकी साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता नेता। फिरोज जी, स्वागत करता हूँ आपका। और सवाल, जिस तरह से आज सत्र की शुरुआत हुई और कांग्रेस महंगाई को लेकर साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंची, क्या माना जाए कि तमाम मुद्दे जो हैं उनको सड़क से लेकर सदन तक उठाने की तैयारी, हालांकि जिस तरह से धर्मेंद्र शर्मा साहब कह रहे हैं और कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि 15 महीनों में जो कुछ हुआ या फिर बेहतर तरीके से आप संचालन नहीं कर पाए और यही कारण है कि स्थितियां बिगड़ी हुई हैं, क्या कहेंगे फिरोज जी? मुझे इनकी बातें बहुत हास्यास्पद लगती हैं और उसमें बेचारे देवर्धन शर्मा जी का भी कोई दोष नहीं है। उनकी सरकार ही ऐसी है। 32 रुपए का पेट्रोल पे आप 67 रुपए टैक्स ले रहे हो, कहना ये कैसी जस्टिफाइड बात है? इससे देश का डंका बज रहा है पूरे विश्व में। लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर कि ऐसा भी देश है या 32 रुपए का पेट्रोल के ऊपर जो है 67 रुपए इनकी सरकार टैक्स लेती है। आप कहते हैं कि कोरोना काल में हमने माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। 5 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें कहा था कि राहत पैकेज की घोषणा की और राज्यों तक राहत पहुंचेगी और एक आदमी तक राहत पहुंचेगी। माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में कहीं मुझे वो उस पैकेज का जिक्र ही नहीं मिला कि कहाँ है वो 20 लाख करोड़ का पैकेज और कहाँ है, किसके पास है वो पैसा। आपकी हालात ये थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहेगी आप उसको जो अस्पताल है वो प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे आप कोरोना से लड़ाई लड़ रहे थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है, जो कोरोना वॉरियर्स है हमारे, उनको खरीद के लगाना पड़ा 7-7 हजार रुपए के, और आप कहते हैं हमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत कुछ किया है। सिर्फ जो थी लफ्फाजी जो थी वो भाषण उनको राज्यपाल महोदया को पकड़ा दिया आपने, और वो उनकी संवैधानिक मजबूरी है कि जो आप उनको हाथ में देंगे वो राज्यपाल महोदया कहेगी हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि वो संवैधानिक पद पे राज्यपाल महोदया का। भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाने को और बताने को वो भी तथ्य नहीं है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का नारा लगाइए आप और कहिए कि हम जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना रहे हैं और कर्जे पे निर्भर है सरकार। चलिए फिरोज जी, दोबारा मैं आऊंगा, दोबारा आता हूं। वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब है। सूर्यकांत जी, सत्र की शुरुआत जिस तरह से आज हुई और पहले दिन ही ये वानगी तो दिख गई है कि सत्र आसानी से चलने वाला नहीं है, हंगामेदार होगा, और कांग्रेस भी लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि इस प्लेटफार्म का, सदन का,
कि सत्र हो और वो कहीं ना कहीं जो कशक, वो तमाम सारी चीज़ें अंदर हैं वो बाहर निकल कर आए। हालांकि आज पहला दिन था, राज्यपाल का अभिभाषण था, उससे पहले निर्वाचन था अध्यक्ष का, तो उतना कुछ नहीं हुआ। इतना जरूर है कि बानगी तो दे दिए। क्या लगता है कि पहले दिन से माना जाए कि सत्र जो होगा वो आसान नहीं होगा, हंगामा होगा और सत्ता पक्ष और विपक्ष की पीछ तीखे तेवर देखने को मिलेंगे, और अभिभाषण को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज सदन का संचालन का पहला दिन था, विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ और बजट सत्र की परंपरा है कि जब भी बजट सत्र शुरू होता है तो उसके पहले दिन विधानसभाओं में राज्यपाल का अभिभाषण होता है और लोकसभा में राष्ट्रपति महोदय जी का अभिभाषण होता है। तो उसी परंपरा का निर्माण करते हुए आज सत्र की शुरुआत हुई है। लेकिन सत्र के पहले दिन जिस तरह से विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा साइकिल से सदन तक जाने की शुरुआत की गई है, उससे संकेत यही मिलते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस बार काफी जोर आजमाइश देखने को मिलेगी और सदन में निश्चित रूप से महंगाई, कानून व्यवस्था, माफिया, अवैध शराब से होने वाली मौतों को लेकर हंगामा होना तय है। हालांकि मैं आपसे एक बार और कहूंगा कि आज पहला दिन होने के बाद भी विपक्ष के वो तेवर नहीं दिखाई दिए जिन तेवरों की विपक्ष से कल्पना की जाती है। कांग्रेस कहीं ज्यादा सत्ता पक्ष में रहते हुए आज भाजपा के नेता आक्रामक दिखाई दिए। तो मेरा मानना यह है कि भाजपा ने भी तैयारी की है, कांग्रेस ने भी तैयारी की है। हो सकता है कांग्रेस अपने जो मोर्चेबंदी है या जो तीर निकालने वाली है सरकार को घेरने के लिए, वो कल से निकाले और नए तेवरों में दिखे। विपक्ष का दायित्व है कि सरकार को वो हर मामले में घेरे और जन हितैषी निर्णय लेने के लिए बाध्य करे। तो यह तो विपक्ष का दायित्व है। महंगाई से निश्चित रूप से आम आदमी परेशान है। पेट्रोल आज मध्य प्रदेश में जिस दर पर मिल रहा है वो मध्य प्रदेश का पेट्रोल का जो रेट है वो देश के उन राज्यों में शामिल है जहाँ सर्वाधिक पेट्रोल के दाम आम जनता को चुकाना पड़ते हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश की तुलना में 8 रुपए कम रेट पर प्रति लीटर पेट्रोल उपलब्ध है, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो निश्चित रूप से जब पेट्रोल के दाम ज्यादा होंगे तो महंगाई बढ़ेगी और अगर इस मामले में विपक्ष तीखे तेवर नहीं अपनाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो निश्चित रूप से यह तो मान लिया जाए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे की स्थिति पूरे सत्र में रहने वाली है और यह पहला सत्र है, विस्तारित पहला सत्र है जब कांग्रेस की सरकार जाने के बाद विधानसभा शुरू हुई है। विस्तारित सत्र में स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ज्यादा हमलावर रूप में नजर आई और चाहेगी कि जिस तरह से उसकी सरकार गिरी है वो सरकार से बाहर होकर भाजपा की सरकार बनी है तो वो उसका बदला लेने के लिए। बिल्कुल सूर्यकांत जी काफी अहम बात कह रहे हैं कि काफी हमलावर कांग्रेस दिख सकती है, क्योंकि जिस तरह से सरकार गिरी या जिस तरह से मुद्दे उनको लेकर है। और हालांकि ये भी सच है कि पहले दिन जो तेवर हैं वो सत्ता पक्ष के सदस्यों की ही देखने को मिले। विपक्ष की बात करें, हो सकता है आज पहला दिन था और जिस तरह से पीसीसी चीफ नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ कह रहे थे, एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है और लोकसभा से लेकर तमाम सदनों में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है और इस बात का भी जिक्र आज सदन में हुआ उनके अनुभव को लेकर। क्या धैर्यवर्धन जी, जिस तरह से फिरोज सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि दिखाने और बताने के लिए कुछ नहीं है सरकार के पास में, और ऐसे में जिस तरह से सवाल अभिभाषण को लेकर और जिस तरह से जो कुछ कहा जा रहा है उसको लेकर, जी दिखाने में हमारी रुचि भी नहीं है जी। इन विपरीत परिस्थितियों में जब हमने सरकार संभाली और कोरोना का भयावह रूप सामने आ गया, कुशल प्रबंधन के द्वारा जो बेहतर सुविधाएं जनता को दी जा सकती थी वो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने दी। शिवराज जी ने तमाम गरीबों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किए। कोरोना के काल में हमने हर जिला मुख्यालय पर लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराई, लोगों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया, समय पर तनख्वाह बांटने में हम सफल रहे। जबकि दिग्विजय सिंह जी के समय तो बिना किसी संकट के
कर्मचारियों को तनख्वाह बांटना मुश्किल हो जाता था। अब हम नई शुरुआत कर रहे हैं, नए हालात हैं, नए ढंग से जो इम्प्रूवमेंट यदि हुआ है तो और आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है उस सब का मुआयना करते हुए, उसका परीक्षण करते हुए बेहतर से बेहतर परिस्थितियां मध्य प्रदेश के लिए उत्पन्न की जा सके, एक शानदार और जानदार बजट लाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, जिससे मध्य प्रदेश फिर अपने पैरों पर खड़ा हो। क्या हर्षवर्धन जी, जिस तरह से निकाय चुनाव भी आगामी समय में होना है, माना जा रहा है अप्रैल के पहले हफ्ते में शायद जो नगरीय निकाय चुनाव है वो हो, ऐसे में जिस तरह से बजट का आपने जिक्र किया, तो बजट में क्या जनता को कुछ राहत की उम्मीद जनता करे, क्योंकि चुनाव भी है तो चुनावी बजट भी माने इसे? देखिए, हम लोक लुभावन बजट पर भरोसा नहीं करते हैं, पर सरकार जहाँ राहत दे सकती है, सरकार जहाँ लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए काम कर सकती है, सरकार करती रही है, आगे भी करती रहेगी। और ये जो वर्ष है यह भी चुनौतीपूर्ण वर्ष है, क्योंकि अभी हम कोरोना से बरी नहीं हुए हैं, कोरोना का अभी भी अटैक हमारे ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में जितना बेहतर किया जा सकता है, चलिए जितना बेहतर किया जा सकता है वो कोशिश की जाएगी। धर्मेंद्र शर्मा साहब कह रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे? जिस तरह से पहला दिन था, हालांकि जो तेवर थे वो जरूर दिखाए हैं, और चूंकि मुद्दे बहुत आपके पास में हैं, और वो कशक, वो चीजें, वो बातें, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार गिरी, क्या वो सारा कुछ सदन में दिखेगा? देखिए, सरकार गिरी हो तो सदन में दिखेगा, वो जो अपनी जगह है, लेकिन अभी जनता जिस तरीके से त्राहिमाम है, अब ये कोरोना काल की बात कर रहे हैं, आटा चोरी किया इस सरकार ने, गधे घोड़ों का चावल जो है वो खिलाया लोगों को, और कार्रवाई भी की उन दोषियों के खिलाफ। आप जितनी भी ये कानून व्यवस्था की स्थिति ये है कि एक सिटिंग जज कहता है कि मैं हमारे पास जो है ये एसपी महोदय मेरी सुरक्षा नहीं कर सकते, जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं वो सामने मुद्दा है। कर्मचारियों की जहां तक बात की जाए तो ये 1956 से पहली बार है कि आपने किसी कर्मचारी को इंक्रीमेंट नहीं दिया। जो हमारे शिक्षा की स्थिति है उसमें आपने लोगों की ज्वाइनिंग नहीं कराई, 30,000 शिक्षकों की। ये सारे मुद्दे जो है वो सामने आएंगे। सरकार के पास वही हमारा सवाल है कि अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो एक समय था जब मुख्यमंत्री शिवराज जी ने भी साइकिल चलाई थी, वो केंद्र सरकार के खिलाफ चलाई थी। जब आप 3.5 रुपए डीजल के ऊपर कर, एक्साइज केंद्रीय कर हुआ करता था, तब आप साइकिल चलाते थे। आज 27 रुपए है केंद्रीय कर डीजल के ऊपर, तो आप साइकिल नहीं चलाते। क्या वजह है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है, ये जनता के प्रति समर्पित है? कांग्रेस ये सवाल पूछती है। अगर साइकिल की बात कर रहे हैं तो आप साइकिल की बात करिए कि उनके मंत्री बताएं, चलिए खुद शिवराज जी बताएं। चलिए सूर्यकांत जी के पास में आता हूँ। सूर्यकांत जी चलिए इसके इतर चलिए सूर्यकांत जी के पास में आता हूँ। इसके इतर सूर्यकांत जी अगर बात करें, सूर्यकांत जी के पास में आता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार में आता हूँ। मैं फिरोज जी आऊंगा, बाकी जो कुछ आप कहना चाहेंगे वो बात ले लूंगा, लेकिन इससे इतर अभी सूर्यकांत जी के पास में कांग्रेस जो है जी मुद्दे पर भारतीय जनता जी चलिए फिरोज जी, भारतीय जनता पार्टी सदन चला रहे, सदन छोड़ के ना भागे जी। चलिए सूर्यकांत जी के पास में आता हूँ। सूर्यकांत जी अभी चलिए अध्यक्ष अब हमारे सामने हैं गिरीश गौतम, जिस तरह से आज उनका निर्वाचन हुआ, निर्विरोध उनको चुना गया। अभी उपाध्यक्ष का चुनाव होना है और इसको लेकर रार देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि उनको उपाध्यक्ष का पद नहीं दिया गया और तमाम कारण कांग्रेस भी गिना रही है, तो आगे समय में ये तय है कि उपाध्यक्ष का चुनाव होगा और दोनों ही कैंडिडेट चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से हो चाहे कांग्रेस की तरफ से वो मैदान में होंगे। जिस तरह से रार इसको लेकर दिख रही है वो परंपरा अब टूट चुकी है, जिसका हवाला पहले दिया जाता था। देखिए सक्सेना जी, पहले तो मैं एक बात कह दूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में रहते हुए राजनीतिक दलों की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं जी। अब आते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर जी। तो जिस तरह से सत्ता पक्ष का के पक्ष में विपक्ष भी खड़ा रहा और कि अध्यक्ष पद का निर्वाचन सर्वसम्मति से हुआ है जी। अच्छी परंपरा मानी जा रही है और इसके लिए स्वाभाविक रूप से अच्छा माहौल होना और उसके संकेत हैं। लेकिन
जिस तरह से उपाध्यक्ष पद का भी निर्वाचन होना शेष है, तो यह तो तय मान लीजिए कि उपाध्यक्ष पद सत्ता पक्ष अपने पास ही रखेगा और मेरे हिसाब से अगले हफ्ते तक उपाध्यक्ष का चयन कर लिया जाएगा। जिस तरह से पिछले कार्यकाल में पूर्व की सरकार में, कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में सत्ता पक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दोनों पद अपने पास रखे थे, उसी तरह से भाजपा उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए इस बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद अपने पास रखने का फैसला कर चुके हैं। और अगर निर्वाचन की स्थिति बनती है तो विधानसभा में सदस्यों के आंकड़े के हिसाब से उपाध्यक्ष का पद भी भाजपा के पक्ष में जाना तय है। यह बात अलग है कि कांग्रेस निश्चित रूप से एक तो उसकी जो प्रक्रिया है उस हिसाब से सत्ता पक्ष को प्रस्ताव देगी और उपाध्यक्ष पद मांगेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सत्ता पक्ष की ओर से उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि पिछले बार जब पूर्व की सरकार कमलनाथ सरकार थी तो उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद कांग्रेस की तरफ रखे गए थे। तो इसलिए इस पद को लेकर मुझे लगता है अगर उपाध्यक्ष पद भाजपा विपक्ष को नहीं देती है पुरानी परंपराओं के अनुसार, तो हो सकता है कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी भी उतारे और दोनों के बीच चुनाव बिल्कुल, जिसकी बहुत कुछ संभावना है। कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी, भले संख्या बल उसके पास नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस लगातार कह रही है कि अगर उपाध्यक्ष का पद नहीं दिया गया तो वो अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर मध्य प्रदेश बजट सत्र की शुरुआत हुई और राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। इतना ज़रूर है कि लंबे वक्त के बाद, लंबे समय के बाद सत्र आहूत हुआ है। कोरोना उसकी वजह बना, तमाम सारी चीज़ें प्रभावित हुई और अब लंबा सत्र है। 23 बैठकें होना है 26 मार्च तक और देखना होगा किस तरह से सत्र चलता है, सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में किस तरह के तेवर देखने को मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर जनता का मंदिर है और जनता से जुड़े, जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं वो फ्लोर पर आएँ, उन पर चर्चा हो। ये लोकतंत्र प्रजातंत्र में इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। कुल मिलाकर आज पहला दिन, अगर तकरार भी कहीं कहीं देखने को मिली तो ये भी देखने को मिला कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष के तौर पर भी ये कहा गया है कि सदन सुचारू रूप से चले, मान्य परंपराओं के अनुसार चले और इस दिशा में भी सभी आगे बढ़ेंगे। देखना होगा सत्र किस तरह से आगे बढ़ता है। हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए धैर्यवर्धन शर्मा साहब आपका, फिरोज सिद्दीकी साहब आपका और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब आपका, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। तो कुल मिलाकर बजट सत्र की शुरुआत और सत्र के साथ सियासत भी देखने को मिली है। जाहिर सी बात है लोकतंत्र और प्रजातंत्र में ये भी एक हथियार है, क्योंकि सरकार अपना काम करती है और दूसरी तरफ सरकार निरंकुश ना हो जाए, ऐसे में विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है और दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। और अब देखना होगा कि दोनों अपनी भूमिकाओं को अदा करते हुए सत्र को कैसे संचालित करते हैं। ये हमें बजट सत्र के दौरान देखने को लगातार मिलेगा। हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।